सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के विषय में, जिसमें चालुक्य, पल्लव, चोल और राष्ट्रकूट, इन्हीं 4 वंशों के विषय में। इनमें कौन-कौन से राजा हुए, उन राजाओं ने कौन-कौन से युद्ध लड़े और उन्होंने कौन-कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया, या फिर उस समय क्या-क्या उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, इसी के विषय में हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आज देखने वाले हैं चालुक्य वंश को। इसके बाद हम जितने भी यहाँ पर पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश सभी को देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको यहाँ पर हम सभी को एक साथ देखने वाले हैं और यहाँ पर ये पूरा आज चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर दोस्तों, इसके बाद हम अरब आक्रमण और किस तरीके से इस्लाम का उदय हुआ था भारत में, इसके विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चालुक्य वंश को देखते हैं। जो चालुक्य वंश था, इसकी प्रमुख रूप से 3 शाखाएं थी। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा, वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। अब जो वातापी के चालुक्य थे, इनका पहला राजा जय सिंह था। अब दोस्तों, ये जय सिंह बहुत ही साहसी था, साथ ही साथ इसने राष्ट्रकूटों से महाराष्ट्र को छीन लिया था। यानी कि ये जो शासक था, ये बहुत ही महान शासक था। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, इसके बाद जो दूसरा राजा हुआ वो सबसे प्रतापी राजा हुआ इस चालुक्य वंश का, वो था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को नर्मदा के दक्षिण में आगे बढ़ने से रोक दिया था। आप देख सकते हैं कि जो पुलकेशिन द्वितीय था, ये कितना अधिक प्रतापी राजा था और शक्तिशाली राजा था कि इसने हर्षवर्धन के विजय रथ को रोक दिया था। तो ये आप याद रखिएगा कि जो सबसे ज्यादा प्रतापी राजा हुआ है वातापी चालुक्यों का, वो था पुलकेशिन द्वितीय। अब इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं वेंगी के चालुक्यों के विषय में। इस राजवंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था और इस वंश का सबसे प्रतापी या सर्वाधिक शक्तिशाली शासक विजयादित्य था। इसके बाद हम कल्याणी के चालुक्यों के विषय में देखेंगे। इस वंश का संस्थापक तैलप था। तो कल्याणी के चालुक्यों का संस्थापक तैलप था, ये आप याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कल्याणी के चालुक्य इनको क्यों कहा गया है, क्योंकि इस वंश ने कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये आप याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य षष्ठ था। सिंहासन पर बैठते ही उसने चोल, होयसल का तथा वनवासी के राजाओं को परास्त कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए, जो कल्याणी के चालुक्यों का सबसे प्रतापी शासक था वो कौन था, विक्रमादित्य था। तो इस तरीके से चालुक्य वंश को आपने देखा। अब हम देखेंगे यहाँ पर पल्लव वंश के विषय में। पल्लव वंश, चोल वंश और राष्ट्रकूट वंश, इनमें बस केवल यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि इनमें सबसे प्रतापी राजा कौन था, और इसके अलावा इससे बहुत ही रेयर केस में कोई क्वेश्चन पूछता है। तो इसीलिए आप लोग ये याद रखिएगा कि जितने भी वंश हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली शासक कौन था और ये कहां से कहां निवास करते थे। अब पल्लव वंश देखिए, कृष्णा नदी के तट पर दक्षिणी भाग पर पल्लवों का अधिकार था। यानी कि कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग पर किसका अधिकार था, पल्लव वंश का अधिकार था। देखिए यहाँ पर पल्लव वंश आप देख सकते हैं। अब कांची पल्लवों की राजधानी थी। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि पल्लवों की राजधानी कौन थी, तो पल्लवों की राजधानी कांची थी। अब देखिए, बप्पा देव इस वंश का संस्थापक एवं प्रथम शासक था। तो पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो था बप्पा देव, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए, महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मल विलास प्रहसन पल्लव कालीन कृतियों में से है। यानी कि महेंद्र वर्मन के द्वारा रचित मल विलास प्रहसन पल्लव के समय में एक रची गई कृति है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पल्लव राज्य में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी और साथ ही साथ ब्राह्मणों का अत्यधिक आदर किया जाता था, परंतु शूद्रों पर अत्याचार भी नहीं किया जाता था। और जो साधारण व्यक्ति था वो उनके विचार आपस में मिलते थे। यानी कि जो साधारण व्यक्ति थे उनके विचार आपस में मिलते थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो स्त्रियां थी, स्त्रियों की दशा बहुत ही अच्छी नहीं थी पल्लव काल में। अब चलिए हम चोल वंश के विषय में देखते हैं। चोल वंश में क्या था, 9वीं शताब्दी में पल्लवों की शक्ति क्षीण हो जाने पर चोल वंश का पुनः उदय हुआ, जिसका श्रेय विजयालय को जाता है। विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाकर राज किया। राजराज चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ये बहुत क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में कि राजराज किस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो दोस्तों चोल वंश का सबसे
शक्तिशाली शासक था। तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए, चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। अब देखिए यहाँ पर राजराज प्रथम ने तंजौर में शिव भगवान का एक विशाल मंदिर निर्मित करवाया था, जो कालांतर में राजराजेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। यानी कि आज भी इस मंदिर को हम राजराजेश्वर के नाम से जानते हैं और इसको राजराज प्रथम ने तंजौर में बनवाया था। तो तंजौर में बनवाया था, ये आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में यही पूछेगा। अब देखिए, चोलकालीन शासक शैव धर्म के अनुयायी थे, यानी कि ये शैव संप्रदाय को मानने वाले थे। अब यहाँ पर इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश दोस्तों आप देखिए, चालुक्यों के पतन के बाद 8वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रकूट नरेश दंतिदुर्ग ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की एवं मालखड़े को राजधानी बनाया। तो ये आप याद रखिएगा कि जो यहाँ पर राष्ट्रकूटों में जो नरेश हुए हैं, दंतिदुर्ग हुए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि ये किस वंश के थे, दंतिदुर्ग। तो ये राष्ट्रकूट वंश के थे। अब देखिए, राष्ट्रकूट का कन्हेरी का बौद्ध विहार शिक्षा का प्रमुख स्थल था, यानी कि राष्ट्रकूटों के समय में जो शिक्षा का प्रमुख स्थल था वो कन्हेरी था। गोविंद तृतीय इस वंश का प्रमुख शासक था और कृष्ण तृतीय इस वंश का अंतिम महान शासक था। तो यहाँ पर दोस्तों जो राष्ट्रकूट वंश था, इसने भारत को बहुत सारे योद्धा दिए और साथ ही साथ इन्होंने बहुत ही कुशलता से प्रशासन किया। दोस्तों ये आप याद रखिएगा कि जो राष्ट्रकूट थे ये राठौरों के वंशज थे और साथ ही साथ इन्होंने भारत को, अपने देश को बहुत सारे योद्धाओं को दिया। साथ ही साथ इन्होंने बहुत अच्छे से अपना शासन चलाया देश में, राष्ट्रकूट वंशों ने। तो ये भी आप याद रखिएगा। और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर चाहे यहाँ पर आप लोग का पल्लव वंश हो, चोल वंश हो, राष्ट्रकूट वंश हो, चालुक्य वंश, कोई भी वंश हो, ये जितने भी यहाँ पर बताए गए हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्जाम में यही पूछेगा कि किस वंश में कौन सा प्रभावशाली शासक हुआ या कौन सा शासक किस वंश का था। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने आज पूरा देख लिया दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के विषय में। दोस्तों यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी के विषय में समझ में आ गया होगा। और दोस्तों यहाँ पर जो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश मैंने बताया आपको, इसके बाद हम आगे देखेंगे अगले चैप्टर में किस तरीके से अरबों ने अपने देश में आक्रमण किया और फिर किस तरीके से उसके बाद तुर्कों का आक्रमण हुआ और किस तरीके से हमारे देश में इस्लाम का उदय हुआ और कैसे गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश और लोदी, इन सभी के विषय में, लोदी वंश, जितने भी वंश हुए हैं सभी के विषय में हम पूरा पढ़ेंगे विस्तार से। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये पूरा दक्षिण भारत के राजवंशों का जो पूरा यहाँ पर चैप्टर था समझ में आया होगा और बहुत ही आसानी से आप इसको अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। एक बार लिखे रहेंगे आप तो आसानी से आपको वो चीजें याद रहेंगी और आपको फिर वो भूलेगा भी नहीं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दिया करिए। आपके एक लाइक से हम लोग को बहुत प्रोत्साहन मिलता है और आप लोग के अच्छे अच्छे कमेंट्स हमेशा हम लोग का उत्साहवर्धन करते रहते हैं कि हम आप लोगों के लिए और अच्छा करें। इसलिए हम लोग हैंड रिटन नोट्स लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग को अच्छे से चीजें समझ में आए। और बहुत सारे प्रशिक्षु लगातार कमेंट के माध्यम से कहते हैं कि मैम प्लीज हैंड रिटन नोट्स लेकर के आया करिए, बहुत अच्छा लगता है, आप अच्छे से समझाते हो। तो ये सब चीजें सुन करके बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो हमें और लगातार हमें ऐसे दोस्तों प्रोत्साहन करते रहिए, हमेशा ऐसे ही अपना प्रेम देते रहिए और अपने ऐसे ही हमेशा लगातार हम लोगों का उत्साहवर्धन करते रहा करिए। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, लगातार मैं आप लोगों से बोलती हूँ, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करिए। हम आप लोग लगातार जो भी आप डिमांड करते हो उसी के अनुसार आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर के आते हैं और लगातार ऐसे ही लेकर के आते रहेंगे। बस आप लोग लगातार हम लोगों का ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहिए और अपने जितनी भी डाउट्स हैं अपने छोटे मोटे हम तक पहुंचाओगे आप, तभी हम जान पाएंगे आपकी समस्याओं को और तभी हम उनको सुलझा पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा और आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में। दोस्तों बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता है, बहुत ही रेयर केस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वजह से जितने भी क्वेश्चन इससे बनते हैं उतना मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है अच्छे से। अब इसके बाद जो अरब आक्रमण है वहां से फिर आपको पूरा कंटिन्यू अच्छे से फिर आपको मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों ये एक ही चैप्टर केवल था ही दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के विषय में, उन सभी को आपने आज देख लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा और आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों
आप लोग ऐसे ही लगातार हमारे वीडियोस को देखते रहा करिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियोस से ऐसे ही लगातार अवगत रहें और हमें ऐसे ही लगातार अपने अच्छे कमेंट्स देते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग ढेर सारे कमेंट्स करेंगे हमें। तो दोस्तों अपने सभी फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, कहीं पर भी आपके कॉलेज का ग्रुप हो, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके और लगातार जो वीडियोस हम बना रहे हैं उसका लाभ ले सकें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से। ऐसे ही बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।